वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉय रीइंकार्नेटेड इनटू डीमन वर्ल्ड के न्यू एपिसोड 36 में। होप आप सभी अच्छे होंगे और सेकंड चैनल पर जो सीरीज चल रही है उसे भी अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिए। अब आगे इस बीच फैन यू के गढ़ जियांगबेई में हाल ही में तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। ट्रेड जो पहले एक बड़ी नदी की वजह से रुका हुआ था, फैन यू की हाई स्पीड रेल खुलने से बहुत एक्टिव हो गया है। होप आइलैंड पर चेन फैन ने बीच पर एक टेम्पररी कैंप लगाया है। वह थका हुआ शहर की दीवार पर बैठा है, अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर क्षितिज को देख रहा है। उसके विचार भटक रहे हैं। उसने और वेई वेई ने पानी के नीचे टनल बनाने में पूरा दिन बिताया, लेकिन ये अभी भी थंडरस्टॉर्म सी से काफी दूर है। नई दुनिया के लिए एक टनल खोलने में शायद 2 और लगेंगे। टेक्स्ट अचानक एक अलग टॉपिक पर चला जाता है, दुनिया को लगभग पूरी तरह से अलग थलग कर देगा। वांग माजी के अनुसार थंडरस्टॉर्म सी सतह पर तैरती हुई भूतिया धुंध से भरा है और ये रात में दिखाई नहीं देता है। यंग मास्टर जुएहो ने दूर थंडरस्टॉर्म सी की ओर देखा और झिझका। क्या आपको लगता है कि ये थंडरस्टॉर्म सी पूरे इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट को घेर सकता है? यह मुमकिन है। चेन फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। असल में पॉसिबिलिटी छोटी नहीं है। लंगड़ा बंदर रुका। उसने आगे कहा, वांग माजी के अनुसार थंडरस्टॉर्म सी में भूत बहुत ज्यादा दर्द में है, जैसे उन्हें टॉर्चर सहना पड़ रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि थंडरस्टॉर्म सी इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट के लिए एक प्रोटेक्टिव बैरियर है जो दूसरे भूतों को उसमें घुसने से रोक रहा है? चेन फैन ने फिर से थोड़ा सिर हिलाया। उसे बहुत कम जानकारी थी, कुछ भी हो सकता था। उसे बस इतना पता था कि इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट बहुत बड़े खतरे में था और हालात अच्छे नहीं थे। यह इस बात से पता चल सकता था कि इतने लंबे समय से कोई भी जियांगबेई नहीं आया था। डिफेंस लाइन इतने लंबे समय से बिना गार्ड के थी और कोई भी चेक करने नहीं आया था। इससे साबित होता है कि फ्रंट लाइन के सैनिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे और पीछे वाले बहुत बुरी हालत में थे, इसलिए वे उसका ध्यान नहीं रख सकते थे। इस समय वह किसी और पर उम्मीद नहीं रख सकता था, वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता था। उसने मन ही मन कहा, अगर नई दुनिया को तबाह करने वाले वे भूतिया घर इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट पर हमला करने का प्लान बना रहे थे और थंडरस्टॉर्म सी में फंस गए थे, तो कम से कम उन्हें जाते समय घोस्ट स्टोन अपने साथ ले जाना चाहिए था, न कि उसे वहीं बिखेर देना चाहिए था। तो थंडरस्टॉर्म सी कहां जाता है? ये सिचुएशन आखिर है क्या? ये कैसे हुआ? चेन फैन बैठ गया। उसने एक कप गर्म चाय उठाई, एक घूंट लिया और फिर दूर बिजली और गरज को देखा जो धीरे धीरे अंधेरे में लिपट गई थी। उसने अंदाजा लगाया कि बिजली से एब्जॉर्ब हुई एनर्जी एक कप चाय पीने में लगने वाले समय से भी कम समय में फिर से भर जाएगी, लेकिन हेवनली पिलर इतनी तेजी झेल नहीं पाएगा और सीधे तबाह हो सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और लगभग 3 महीने बाद इटर्नल नाइट कैलेंडर के 379वें साल का अगस्त का आखिरी महीना था। तेज गर्मी आ गई थी और फैनियो को घोस्ट किंग को मारे हुए आधा साल बीत चुका था। नया बारिश का मौसम आ रहा था। पानी के नीचे सुरंग का काम उनकी उम्मीद से बहुत धीमा था। वे हांफते हुए चट्टानों में गहरी खुदाई करता रहा। चेन फैन, जिसका चेहरा गंभीर था, तांबे के पाइप लगाते हुए उनके ठीक पीछे चल रहा था। खुदाई की स्पीड पहले से कई गुना धीमी थी। जियोलॉजी बहुत मुश्किल थी। वे के तरीकों से भी खुदाई बहुत धीमी थी। इसके अलावा वे अभी थंडरस्टॉर्म सी के ठीक नीचे थे। वे स्मगलिंग के तरीके से समुद्र तल पार करने की कोशिश कर रहे थे। चेन फैन अचानक चिल्लाया, रुको! वे भी तुरंत रुक गया। आगे देखने पर उन्होंने खोदी हुई चट्टान के पीछे दीवार पर अनगिनत हल्की चमकती सफेद लाइनें देखी, एक तरह के पैटर्न। उन्हें रास्ते में कई लाइनें मिली थीं। इसका हल उनसे बचना था। वे ने समझदारी से दिशा बदली, जितना हो सके इस तरह की लाइनों से बचने की कोशिश की। ये लाइनें बड़ी नहीं थीं, उस खून से सनी लाइन से बहुत छोटी थीं जिसे घोस्ट किंग ने तोड़ा था, लेकिन वे बहुत सारी थीं। उन्हें लगभग हर थोड़ी दूरी पर एक लाइन मिली। उसने वे से पूछा था, जिसने कहा कि इसे तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए उसने समय बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वे को भी इस व्यूह को तोड़ने में मुश्किल हो रही थी। यह कम लेवल का नहीं हो सकता था। रास्ता बदलने का फैसला किया। शायद थंडर और सी डोमेन ने सच में इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की रक्षा की थी। उसने इस व्यूह को नष्ट कर दिया, जिससे थंडर और सी डोमेन फेल हो गया और बड़ी संख्या में कैद भूत इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट में आ गए। उसकी जियांगबेई डिफेंस लाइन अभी पूरी नहीं हुई थी। हम इसके नतीजे नहीं झेल सकते। फॉर्मेशन का असर चाहे जो भी हो, अभी इसे मत तोड़ो। जिन डींग, जिसकी आवाज भारी थी, घोस्ट स्किन मैप पकड़े हुए ऑर्डर देता रहा। वह पिछले कुछ महीनों में डेडलाइन पूरी करने के लिए मुश्किल से सोया था। तभी वे का अचानक एक तीर पर से कंट्रोल खो गया, जो टनल के एंट्रेंस से जोर से टकराया। वह पहले तो चौंका, लेकिन जल्दी से एक्साइटेड होकर मुड़ा और चेन फैन पर धीमी आवाज में गुर्राया, शाबाश वे। चेन फैन हंसा। आगे की चट्टानें अब उतनी सख्त नहीं थीं। मतलब वे थंडरफिश सी से निकलकर ऑफिशियली न्यू वर्ल्ड के पानी में आ गए थे। उसने अपने हाथ में घोस्ट स्किन मैप पर एक बड़ा सफेद डॉट देखा। वह सफेद डॉट न्यू वर्ल्ड था। वे पहुंच गए थे। उन्होंने थंडरफिश सी को सक्सेसफुली पार कर लिया था। वह मुस्कुराया, हम न्यू वर्ल्ड में खुदाई कर रहे हैं, दूसरे आइलैंड्स को पार करके जमीन पर आ रहे हैं। वांग माजी और दूसरों ने खुद इस न्यू वर्ल्ड में कदम नहीं रखा था। उन्होंने कई आइलैंड्स के हालात से सिर्फ यह अंदाजा लगाया था कि यह शायद पूरी तरह से खत्म हो गया होगा। वांग माजी को भी इसकी खास बातें नहीं पता थी। वह वहां कदम रखने वाला पहला इंसान था। इस नए कॉन्टिनेंट के इंसान, या यूं कहें कि इस नए कॉन्टिनेंट के खत्म होने के बाद इस पर कदम रखने वाले पहले इंसान, एक और महीने की मेहनत के बाद आखिरकार जमीन से बाहर निकले। अचानक टनल 90 डिग्री के एंगल पर तेजी से ऊपर उठने लगी, जो एक टनल से एक गहरे कुएं में बदल गई। थोड़ी तेज खुदाई के साथ
साथ जैसे ही मिट्टी फटी और लंबे समय से इंतजार की जा रही धूप चमकी, चेन फैन जमीन से बाहर निकला। इससे पहले कि वह अपने आसपास का अंदाजा लगा पाता, लगभग तुरंत एक भूतिया आग लग गई और जमीन से 10 मीटर लंबी और चौड़ी एक शहर की दीवार उठ गई। दीवार का लेवल हैरानी की बात है कि लेवल 6 जितना ऊंचा था। दुनिया में एक भी शहर की दीवार ऐसी नहीं थी जो एक जैसी लेवल 6 हो। अगर घोस्ट किंग अपनी पूरी ताकत से भी हमला करता तो भी सिर्फ एक खरोंची आती। 30 मीटर ऊंची दीवार जो लगातार 4 बार उठ रही थी ने लगभग तुरंत ही उसका नजारा रोक दिया। हालांकि कीमत कम नहीं थी, लेकिन उससे जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वह फिर से कैंप के बीच में खड़ा हो गया, शहर की दीवार के चारों ओर देखा और जल्दी से उसके ऊपर कुल 20 पूरी तरह से लेवल किए हुए शिकिगामी बुर्ज बना दिए। ये सब पूरा करने के बाद ही उसने अपनी सांस रोकी। उसने सब्र से सुना, उसकी सांस शांत थी। शहर की दीवारों के बाहर सिर्फ हल्की हवा फुसफुसा रही थी, एक गहरी शांति। कैंप के अंदर उसने जो जगह मार्क की थी उसमें नीचे देखने पर उसने देखा कि वह घोस्ट वैली के पत्थरों और बिखरे हुए घोस्ट स्टोन से भरी हुई थी, बिना छुए। थोड़ी देर बाद यह पक्का करने के बाद कि आगे कोई हलचल नहीं है, वह वेई वेई को शहर की दीवार पर ले गया। दीवार के ऊपर खड़े होकर चेन फैन ने किनारे को पकड़ लिया, दूर तक देखने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे अकड़ गया, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। एक लंबी चुप्पी के बाद वह धीरे से बोला, यहाँ कितने लोग मर गए होंगे? वह नई दुनिया के किनारे पर था, एक ऐसा बीच जहाँ रेत नहीं थी और अजीब आकार की चट्टानें थी। महाद्वीप का अंत कहीं नजर नहीं आ रहा था। उतरने की जगह एक बिना रुकावट वाली बंजर जमीन थी, जिसका इलाका जियांगबेई बंजर जमीन जैसा था। जहां तक नजर जाती घोस्ट वैली के पत्थर और घोस्ट स्टोन जमीन पर बिखरे पड़े थे, कभी कभी हवा में घूमते हुए। ये असल में भूतों की लाशें थीं जो समय के साथ घोस्ट वैली के पत्थरों में बदल गईं। कभी कभी रेत का एक कण उड़ जाता था, जिससे नीचे छिपा घोस्ट वैली का पत्थर दिखाई देता था। यह सोचा जा सकता था कि न केवल सतह पर बल्कि जमीन के नीचे भी कई और घोस्ट वैली के पत्थर और घोस्ट स्टोन दबे हो सकते हैं। उसकी नजर बंजर जमीन पर फैली अनगिनत कभी न खत्म होने वाली डिफेंसिव लाइनों पर टिकी रही, जो लगभग छू रही थीं। बेशक इन लाइनों की दीवारें बहुत पहले ही गिर चुकी थीं और उनकी पुरानी शान का अंदाजा आज के खंडहरों से ही लगाया जा सकता था। उसकी नजर सैकड़ों बड़ी बड़ी भूतियां आकृतियों पर पड़ी। उसके नीचे की दीवार लेवल 6 की दीवार थी, 30 मीटर ऊंची, पहले से ही बहुत शानदार, लेकिन मौत के बाद भी उन बड़ी बड़ी भूतियां आकृतियों की लाशें जमीन पर दसियों मीटर ऊंची पड़ी थीं। कोई सोच सकता था कि अपनी नॉर्मल हालत में वे दसियों मीटर ऊंचे होंगे। इतनी ऊंचाई के भूतों के झुंड को लीड करके हमला करते हैं। चाहे उनकी ताकत कुछ भी हो तो उन्हें तुरंत साइकोलॉजिकल फायदा होता है। चेन फैन दीवार पर एक उलझे हुए चेहरे के साथ खड़ा था, अपने सामने के सीन को देख रहा था। उसने खुद पुरानी जियांगबेई डिफेंस लाइन की आखिरी लड़ाई देखी थी, जिसे अमर दिव्य गुरु की छोड़ी हुई तलवार से देखा जा सकता था। लेकिन उसने सोचा कि यह लेवल 6 की दीवार से एक लेवल ऊंची होगी, शायद 8वीं या 9वीं लेवल की दीवार भी। उसने नीचे टूटे हुए तालाब को देखा, जो तोप के बुर्ज का बचा हुआ हिस्सा था। वह बुर्ज तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन बुर्ज के खंडहरों पर कुछ धुंधले पैटर्न देख सकता था, जो शहर की दीवार के खंडहरों पर बने पैटर्न से मिलते जुलते लग रहे थे। वह आगे बढ़ा। डिफेंस की ये 7 लाइनें पुरानी जियांगबेई डिफेंस लाइन से ज्यादा मजबूत थीं। इनमें से कोई भी लाइन अगर पुरानी जियांगबेई डिफेंस लाइन की जगह पर होती तो पुराने जमाने में जियांगबेई को गिरने से रोक सकती थी। लेकिन यहाँ 7 में से कोई भी लाइन इसका सामना नहीं कर सकी। इसके बाद वह रुका नहीं, इसके बजाय वह काम चलाओ कैंप की ओर मुड़ा। अपनी जेब से एक कम्युनिकेशन ताबीज निकाला और कुछ निर्देश दिए। जिन लोगों को आदेश मिले उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इस बीच चेन फैन तेजी से कैंप का एरिया बढ़ा रहा था। उसी समय होप आइलैंड पर गौरैया गंभीरता से खड़ी थी, अपने सामने बंदरों के झुंड को देख रही थी और दहाड़ रही थी, तुम सब ध्यान से खड़े हो जाओ। अगले ही पल बंदरों ने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों पर पैर रखा, अपने शरीर सीधे किए और साफ सुथरी लाइनों में खड़े हो गए। बुरा नहीं, गौरैया ने खुशी से सिर हिलाया और बंदर राजा के सामने उबलते पानी से भरा एक चीनी मिट्टी का जार रख दिया। इसे नीचे उतारो और अपने बंदरों को दे दो। बंदर राजा, जो बहुत खुश था, अचानक रुक गया। उसने लंगड़े बंदर की तरफ देखा और उसकी आंखों में शक की एक चमक आ गई। जिया चिल्लाया, बदलो इसे, लोकल काम, रोड ट्रिप नहीं। लंगड़े बंदर ने मजाक उड़ाया, खाने के बाद ट्रेन में चढ़ जाओ, मैं तुम्हारे साथ नई दुनिया जाऊंगा, आपके ऑन ऑर्डर का इंतजार है, यंग मास्टर। इस बार बंदरों का राजा जिया समझ गया और जोश से चिल्लाया, फानियो। एक लंबी चुप्पी के बाद वांग माजी ने मर्चेंट पैवेलियन के लोगों का जायजा लेना शुरू किया, जो हाई स्पीड ट्रेन में चढ़ने और पानी के नीचे बनी सुरंग से नई दुनिया तक जाने की तैयारी कर रहे थे। वांग कुई ने पास ही तियानकांग पैवेलियन के सदस्यों को देखा, जो एक बहुत लंबी हाई स्पीड ट्रेन में बड़े और छोटे पैकेज लोड कर रहे थे। उसने अपने पास खड़े वांग माजी को देखा और उसे जल्दी करने को कहा, जेल मास्टर, मुझे जो कुछ भी चाहिए था वह सब यहाँ है। क्या इस बार खतरे का लेवल ज्यादा है? हम। वांग माजी ने एक भौं उठाई और मुस्कुराया। जेल वार्डन ने तुम्हें इस ऑपरेशन की खास बातें नहीं बताई? उसने नहीं बताया। वांग कुई ने अपना सिर हिलाया। उसने मुझसे सिर्फ जरूरी सामान तैयार करने को कहा था, ताकि तुम उन्हें अपने साथ ले जा सको। तो ठीक है, वांग माजी मुस्कुराया। यह अच्छी बात है, थोड़ा खतरा है लेकिन ज्यादा नहीं। हमारे काम में किसी खतरे का सामना करना नॉर्मल है। मर रहा हूँ, ये बुरी किस्मत है, जिंदा वापस आना एक बड़ी कामयाबी है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं अगली बार वापस आऊंगा। वांग कुई ने बीच में टोका। वांग माजी, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। जैसे ही तुम ये कहते हो मुझे लगता है कि तुम मौत से ज्यादा दूर नहीं हो। ठीक है, चलो। वांग माजी रुके नहीं, उन्होंने हाथ हिलाया और चले गए। जल्द ही मर्चेंट गिल्ड के सदस्यों का ग्रुप कई डिब्बों में भरे रिसोर्स लेकर हाई स्पीड ट्रेन
ट्रेन में चढ़ गया और पोर्ट की ओर बढ़ गया। खुशहाल इलाके को छोड़कर इंस्पेक्शन और क्लियरेंस के बाद वे लगभग सीधे एंगल पर गहरे कुएं में घुसे और समुद्र में गहरे पानी के नीचे बनी एक टनल से नई दुनिया की ओर तेजी से बढ़े। उनके ऊपर करोड़ों टन समुद्री पानी था। उनके नीचे एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। खुशहाल इलाके का समुद्र नीचे की टनल आज ऑफिशियली निकल रही है। जिस दिन हर हाई स्पीड ट्रेन वापस आएगी उसी दिन जियांगबई डिफेंस लाइन पूरी हो जाएगी। लूटपाट रिसोर्स पाने का सबसे तेज तरीका है, लेकिन उससे भी तेज है सभी को विरासत में पाना। एक बर्बाद हुए कॉन्टिनेंट के रिसोर्स और उन सभी का इस्तेमाल करके खुद को पालने के लिए एक डिफेंस लाइन बनाना। न्यू कॉन्टिनेंट के बीच पर चेन फैन ने न्यू कॉन्टिनेंट आउटपोस्ट नंबर 1 नाम का शहर बनाया, जो अब रात में हल्की पीली चमक बिखेर रहा है। रात हो गई है और इस नए हमले वाले कॉन्टिनेंट पर हमेशा के लिए अंधेरा छा गया है। पूरे कॉन्टिनेंट पर कभी न खत्म होने वाला अंधेरा छाया हुआ है। सिर्फ इस शहर से अंडे के छिलके जैसी सख्त पीली रोशनी निकल रही थी। चेन फैन शहर की दीवार पर खड़ा था, बाहर देखते हुए आंखें सिकोड़ रहा था। वह इंतजार कर रहा था कि कोई भूत जागेगा या नहीं। उसे यकीन नहीं था कि इस कॉन्टिनेंट पर हमेशा के लिए रात छा जाने के बाद कोई भूत जागेगा या नहीं, लेकिन कम से कम अब तक एक भी भूत नहीं जागा था। उसने अंधेरे में कोई भूतिया आवाज भी नहीं सुनी थी। ऐसा लग रहा था कि यह कॉन्टिनेंट सच में भूतों से खाली हो सकता है। एक शांत सुनसान कॉन्टिनेंट। शहर के अंदर सैकड़ों बंदर चुपचाप और तेजी से शहर से भूतिया पत्थर और भूत इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें करीने से एक तरफ ढेर कर रहे थे, ले जाने की तैयारी कर रहे थे। मर्चेंट गिल्ड के सदस्यों के आने के बाद उन्हें हाई स्पीड ट्रेन में वापस ले जाया गया। मर्चेंट गिल्ड के सभी सदस्यों ने आराम कर लिया था। सिर्फ बंदर अभी भी बिना थके काम में लगे हुए थे। आधे दिन में उन्होंने शहर की सतह पर सभी घोस्ट ग्रेन और घोस्ट स्टोन खोद लिए थे और 2 हाई स्पीड ट्रेनों में भरकर उन्हें ब्रीडिंग ग्राउंड में वापस ले गए। चेन फैन न्यू कॉन्टिनेंट के पहले बेस पर वेयर हाउस में गया। मर्चेंट गिल्ड द्वारा लाए गए यागू और सीवीड को बाहर निकाला और उसके बगल में लेवल 1 व्हीकल वर्कशॉप में गया। अपग्रेड की तैयारी। उसे मर्चेंट गिल्ड के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक तेज तरीका ढूंढना था जो मेन लैंड पर ट्रैवल कर सके। उसे हैरानी हुई कि क्या अपग्रेडेड व्हीकल वर्कशॉप में ऐसा कोई होगा। अगर नहीं तो उसे कुरुमा पर डिपेंड रहना होगा। हालांकि एक्सप्लोरेशन प्रोग्रेस काफी धीमी होगी। कई अपग्रेड के बाद अचानक एक पैनल पॉपअप हुआ। व्हीकल वर्कशॉप लेवल 4 पर अपग्रेड हो गया। प्लीज अपग्रेड डायरेक्शन चुने। 1 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग टाइम थोड़ा कम करें। 2 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थोड़ी कम करें। 3 व्हीकल एनर्जी कंजम्पशन थोड़ा कम करें। नई बिल्डेबल व्हीकल जोड़ी गई। ताकाहाशी जमीन पर अकेले चलाया जा सकता है। मुश्किल टेरेन पर ट्रैवल करते समय इफेक्टिव बनाने के लिए 100 रेल स्टोन्स चाहिए। यह उसकी दूसरी व्हीकल वर्कशॉप थी। ताकाहाशी एक बेकार व्हीकल लगती है जो सिर्फ बहुत खास पलों में या बहुत खास टेरेन कंडीशन में ही इस्तेमाल हो सकती है। बिना रुके रैंडम तरीके से पहला अपग्रेड पाथ चुनने के बाद व्हीकल वर्कशॉप अपग्रेड करता रहा। 10,000 रेल स्टोन्स इस्तेमाल करके यह लेवल 5 पर पहुंच गया, जिससे जायंट टर्टल व्हीकल अनलॉक हो गया। 20,000 रेल स्टोन्स और याबू का एक पीस इस्तेमाल करके यह लेवल 6 पर पहुंच गया, जिससे सी शिप व्हीकल अनलॉक हो गया। 50,000 रेल स्टोन्स और सीवीड का एक पीस इस्तेमाल करके यह लेवल 7 पर पहुंच गया, जिससे एक नया क्राफ्टेबल व्हीकल अनलॉक हो गया। सबमरीन। यह 1000 मीटर तक की गहराई में ट्रैवल कर सकता है। गोस्ट फायर और एक सिंपल टरेट से लैस है और इसके हल में लेवल 2 शहर की दीवार के बराबर डिफेंसिव ताकत है। इसे क्राफ्ट करने के लिए 10,000 रेल स्टोन्स चाहिए। शेन फैन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। व्हीकल वर्कशॉप के लेवल 7 पर पहुंचने के बाद सबमरीन को जोड़ा गया। यह असल में एक डाइविंग वेसल था। बोट समुद्र तल पर ट्रैवल कर सकती है। इस तरह ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले व्हीकल के टाइप बेहतर होते हैं और एक्सप्लोरेशन रेंज बहुत बढ़ जाती है। 1 किलोमीटर गहराई में यह एक ऐसी जगह है जहां इंसानी ताकत से पहुंचना लगभग नामुमकिन है। शायद समुद्र तल पर कई दुर्लभ खजाने मिल सकते हैं, गहरे समुद्र के बाहर भी। जियांगबई के इलाके के पानी की गहराई 1 किलोमीटर से भी कम है। हालांकि अभी इसकी जरूरत नहीं है। उसे अभी जमीन पर ट्रांसपोर्टेशन के ऐसे साधन की जरूरत है जो स्केलेटन हॉर्स से भी तेज हो। उसने अपग्रेड की जरूरतों को देखा। लेवल 8 पर अपग्रेड करने के लिए 1 लाख रेल स्टोन और 2 सीवीड प्लांट चाहिए। शेन फैन के होंठ थोड़े फड़ गए। उसने मेहनत से 11 सीवीड प्लांट जमा किए थे, यह सोचकर कि वे लंबे समय तक चलेंगे। लेकिन लेवल 8 पर अपग्रेड करने के लिए 2 चाहिए। हालांकि इससे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन उसने हिचकिचाया नहीं। उसने इस जरूरी पल के लिए सीवीड बचाकर रखी थी। उसने अपग्रेड करना जारी रखा। उसके सामने एक खिड़की खुली। एक पैनल दिखाई दिया। जल्द ही एक नई बनाने लायक गाड़ी दिखाई दी। अफ्रीका। ये 70 मीटर के घेरे और 20 मीटर चौड़ा था। रेलागन और अनुकूलन योग्य बुर्जों से सुसज्जित था और इसमें स्तर 3 शहर की दीवार के बराबर रक्षात्मक शक्ति थी। इसे बनाने के लिए 1 लाख रेलगन पत्थरों की आवश्यकता थी। शेन फैन वहां स्तब्ध खड़ा रहा, केवल प्रशंसा के एक पल के बाद मुस्कुराया। यह वही था। यह वह वाहन था जो उसे चाहिए था। मर्चेंट मंडप की खोज के लिए एकदम सही वाहन। अगले ही पल 1 लाख रेलगन पत्थरों का उपभोग करने के बाद किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता के बिना वाहन कार्यशाला में इतनी तेजी से जान आ गई जितना एक अगरबत्ती को जलने में लगता है। कार्यशाला के दरवाजे खुले और अनगिनत तख्ते उड़कर बाहर आए जो जल्दी से एक विशाल अफ्रीका में इकट्ठा हो गए जो हवा में नीचे मंडरा रहा था। यह वह वाहन था जिसे बनाने में उसने सबसे लंबा समय लगाया था। यह आगे से पीछे तक पूरे 70 मीटर लंबा था। बहुत शानदार, कुछ समुद्री जहाजों से भी बड़ा। पिछले हफ्ते वहां पहुंचने का सिर्फ एक ही तरीका था, रस्सी
रस्सी की सीढ़ी। डेक जमीन से काफी ऊंचा था और क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था इसलिए उसे रस्सी की सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ा। डेक पर पहुंचकर उसने केबिन के अलग अलग हिस्सों को देखा। उसकी आंखें खुशी से भरी थीं। यह सब करने के बाद वह वांग माजी और उसके ग्रुप को उसके बगल में अफ्रीकी स्टाइल के जहाज तक ले गया। थोड़ी जान पहचान के बाद शेन फैन मुड़ा और लकड़ी के केबिन की तरफ चल दिया। उसे सच में एक अच्छी रात की नींद की जरूरत थी। पिछले कुछ महीनों ने उसे लगभग पागल कर दिया था। शेन फैन पहले ही जा चुका था। जब चुप वांग माजी और उसके ग्रुप ने रिएक्ट किया तब तक शेन फैन पहले ही जा चुका था। लेकिन फिर वांग माजी मुस्कुराया और व्यापारियों का ग्रुप उत्साह से रस्सी की सीढ़ी पर चढ़कर अफ्रीका चला गया। जल्द ही अफ्रीका धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। एक बहुत बड़े जीव की तरह हवा में अपनी दिशा बदलते हुए नई दुनिया के किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। लगातार छोड़ी हुई डिफेंसिव लाइन से गुजर रहा था। हालांकि थोड़ी देर उड़ने के बाद वांग माजी अचानक रुक गया। दूर जमीन पर छोड़ी हुई डिफेंसिव लाइन को देखकर अचानक उसने उत्साह से कहा, वहां जाओ और देखो, अफ्रीका उतरो, अफ्रीका बहुत बढ़िया है, नजारा बहुत बड़ा है। हमने इतनी जल्दी एक और पुराना युद्ध का मैदान खोज लिया है। जल्द ही अफ्रीका धीरे धीरे इस पुराने युद्ध के मैदान के बीच में उतर गया। यहाँ सिर्फ एक डिफेंसिव लाइन थी। आसपास देखने पर हर जगह अनगिनत टूटी फूटी इमारतें और भूतिया पत्थर और भूतिया घाटियां बिखरी हुई थीं। वांग माजी ने सबसे पास के कंकाल को कुछ बार लात मारी। वहां कोई मांस या खून नहीं था और वह सूखा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे गिद्धों या किसी और जीव ने कुतर दिया हो। उसने अब तक शायद ही कोई और जीव देखा था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ इंसान ही खत्म नहीं हुए बल्कि दूसरे जीव भी खत्म हो गए थे। जीव लगभग खत्म हो गए थे। वांग माजी ने अपना सिर नीचे किया और हाथ में भूत की खाल वाले मैप पर उस जगह को मार्क किया। वह रुका नहीं, वह सीधे आसमान में उड़ गया और एक और खोज पर निकल पड़ा। खोज के लिए वे जिम्मेदार थे। माइनिंग दूसरे लोग करेंगे। ये कहना होगा कि अफ्रीका होने से चीजें बहुत ज्यादा आसान हो गई। न्यू कॉन्टिनेंट आउटपोस्ट नंबर 1 पर चेन फैन गाड़ी की वर्कशॉप के एंट्रेंस पर खड़ा था। बड़े कछुए और समुद्री जहाज बना रहा था। क्वांटिटी डालने के बाद वह टेरिटोरियल वाटर की तरफ चला गया। किनारे पर खड़े होकर वह समुद्र पर बने सैकड़ों घने आइलैंड के ऊपर से कूदा। वे घने थे जैसे कोई पूरा कॉन्टिनेंट टुकड़ों में बिखर गया हो। हर आइलैंड पर कई भूतिया पत्थर और टूटी हुई किलेबंदी थी। अगले ही पल चेन फैन ने यह सब खत्म करने के बाद वह आउटपोस्ट शहर लौट आया। तभी हाई स्पीड रेल एग्जिट से अचानक भिनभिनाने की आवाज आई। एक हाई स्पीड ट्रेन धीरे धीरे एग्जिट पर रुकी। शाओ क्यू और कियू हाई स्पीड ट्रेन से उतरे। उनके पीछे फैन यू बॉर्डर पर तैनात लोगों की यूनिफॉर्म पहने फैन यू के कई सदस्य थे। जेल मास्टर शाओ क्यू ने इधर उधर देखा। उनकी नजर कुछ देर तक बिजी बंदरों पर रही, फिर आखिर में चेन फैन पर पड़ी जो वहीं जड़वत खड़ा था। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसका चेहरा गंभीर था। ऑर्डर मिलने पर कि यू और मैंने एक टीम को लीड किया और रातों रात निकल पड़े। फैन यू बॉर्डर इलाके से 1268 लोगों को लेकर। वे बॉर्डर के बाहर से आए लोगों का पहला बैच है और काफी भरोसेमंद है। उन सभी की स्क्रीनिंग हो चुकी है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चेन फैन ने अपनी जेड की छड़ी पर झुककर एलियंस को देखा और फिर शाओ क्यू से फुसफुसाया, बाद में तुम कि यू और वेई वेई वर्कशॉप में बने जहाजों को ट्रांसपोर्ट के लिए जुगुई रिजर्वायर ले जाओगे, फिर पोर्ट पर। शाओ क्यू तुम मेरे साथ वापस आओगे। उसके बाद कि यू तुम इन लोगों को मैनेज करने के इंचार्ज होगे। उनसे उन सैकड़ों आइलैंड से सभी दुर्लभ और कीमती पत्थर और खजाने निकलवाओगे, समझे? कि यू ने हमेशा की तरह ठंडे दिमाग से सिर हिलाया। समय धीरे धीरे बीत रहा था और न्यू वर्ल्ड पर काम लगभग पटरी पर आ गया था। उसे वापस जाना था। चेन फैन थोड़ी देर रुका और फिर मुड़कर शहर की दीवार से नीचे उतरा और हाई स्पीड रेल स्टेशन की ओर चल पड़ा। शाओ क्यू चलो घर चलते हैं, उसने कहा। लेम मंकी पूरे ऑपरेशन को देखने के लिए यहीं रहेगा। इसके तुरंत बाद चेन फैन ने लेम मंकी को कुछ और इंस्ट्रक्शन दिए और न्यू वर्ल्ड आउटपोस्ट नंबर 1 से निकल गया। थोड़ी देर बाद वांग कुई की रिपोर्ट सुनने के बाद चेन फैन ने तुरंत कैताई से मिले रिसोर्स का इस्तेमाल करके 14.8 किलोमीटर लंबी लेवल 5 सिटी वॉल बनाई। दीवार पर खड़े होकर अपने सामने लंबे ड्रैगन जैसे स्ट्रक्चर को देखकर चेन फैन को कामयाबी का एहसास हुआ, लेकिन इसके तुरंत बाद दिल टूट गया। इस दीवार में 52.68 मिलियन घोस्ट स्टोन लगे थे, 50 मिलियन से ज्यादा। उसे इसे बनाने में मजा आया था, लेकिन उसके वेयर हाउस लगभग तुरंत खाली हो गए थे। जो वेयर हाउस कभी घोस्ट स्टोन से भरे हुए थे उनमें अब सिर्फ 6 लाख बचे थे। लेकिन फिर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। पुरानी जियांगबेई डिफेंस लाइन की दीवारें लेवल 4 की थीं। उसकी दीवारें अब सभी लेवल 5 की थीं। वह बारिश के मौसम का इंतजार कर रहा था। फिर चेन फैन मुड़ा और अपग्रेड करने के लिए कैंप में वापस चला गया। हालांकि उसके पास सिर्फ 6 लाख घोस्ट स्टोन बचे थे, लेकिन ये कुछ बेसिक बिल्डिंग्स को अपग्रेड करने के लिए काफी था। उसका अगला अपग्रेड घोस्ट फायर होगा। 500 घोस्ट स्टोन इस्तेमाल करने के बाद घोस्ट फायर लेवल 6 पर अपग्रेड हो गया। उसके सामने एक पैनल पॉपअप हुआ। घोस्ट फायर लेवल 6 पर अपग्रेड हो गया। सेफ रेंज 2000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ गई। हॉन्टेड घरों पर डिटरेंट इफेक्ट बढ़ाया गया है। कृपया एक अपग्रेड डायरेक्शन चुने। उसने 3 अपग्रेड डायरेक्शन में से एक चुना। 1 कैंप एरिया में टरेट के इस्तेमाल की खपत कम करें। 2 घोस्ट्स पर डिटरेंट
इफेक्ट बढ़ाएं। 3 फसलों के पकने का समय थोड़ा कम करें। बिना किसी हिचकिचाहट के चेन फैन ने पहला अपग्रेड डायरेक्शन चुना। लेवल 6 पर अपग्रेड करने के लिए किसी खास रेयर ट्रेजर की जरूरत नहीं थी, लेकिन लेवल 7 पर अपग्रेड करने के लिए थी। लेवल 7 पर अपग्रेड करने के लिए 1000 घोस्ट स्टोन और घोस्ट ग्रास या 7 स्टार ग्रास जैसे किसी भी रेयर ट्रेजर की जरूरत थी। उसने तुरंत वांग कुई से कांटेक्ट किया, पूछा कि क्या वेयर हाउस में ऐसा कोई दुर्लभ खजाना है। वांग कुई ने जवाब दिया कि है। जल्द ही वांग कुई बगल वाले वेयर हाउस से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें 7 तारे वाली नाइट ग्रास थी। बहुत अच्छा, चेन फैन हंसा। ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में फैन यू का दुर्लभ और कीमती खजाने पाने का प्लान काफी सफल रहा है। उसने इतने सारे दुर्लभ और कीमती खजाने क्यों हासिल किए जिनकी उसे अभी जरूरत नहीं थी। यह सब इसी पल के लिए था। 1000 घोस्ट स्टोन और 7 स्टार ग्रास नीचे फेंकने के बाद कैंप में मुख्य घोस्ट फायर को लेवल 7 तक अपग्रेड कर दिया गया। घोस्ट फायर को लेवल 7 तक अपग्रेड करने से सेफ रेंज 3000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ गई, जिससे भूतों पर इसका रोकने वाला असर और मजबूत हो गया। कृपया अपग्रेड की दिशा चुनें। 1 कैंप की रेंज को 5000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ाएं। 2 भूतों पर रोकने वाला असर बढ़ाएं। 3 फसल पकने का समय थोड़ा कम करें। लेवल 8 पर अपग्रेड करने के लिए 3000 घोस्ट स्टोन एंड ब्लैक सोल इंसेक्ट या डॉग फ्लावर जैसे दुर्लभ और कीमती खजानों में से एक खाना होगा। फिर भी पहला ऑप्शन चुनें। 5000 मीटर डायमीटर की रेंज। अब फैन यू की मेन घोस्ट फायर पूरे नेमलेस माउंटेन को कवर कर सकती है। क्या वहां है? चेन फैन ने वांग कुई की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हर जगह दुर्लभ और कीमती खजानों की एक लाइन। हाँ। जल्द ही वांग कुई 4 बॉक्स के साथ फिर से सामने आया। 3000 घोस्ट स्टोन और ब्लैक सोल वर्म डालने के बाद घोस्ट फायर सफलतापूर्वक लेवल 8 तक पहुंच गया। लेवल 8 के साथ सेफ जोन 8000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ गया, जिससे घोस्ट पर इसका रोकने वाला असर और मजबूत हो गया। कृपया अपग्रेड की दिशा चुनें। 1 कैंप एरिया को 10,000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ाएं। 2 घोस्ट पर रोकने वाला असर बढ़ाएं। 3 फसल पकने का समय थोड़ा कम करें। लेवल 9 में अपग्रेड करने के लिए 5000 घोस्ट स्टोन और कोई 2 दुर्लभ खजाने जैसे ब्लैक सोल वर्म और डॉग फ्लावर की जरूरत होती है। जल्द ही और 5000 घोस्ट स्टोन और 2 ब्लैक सोल वर्म डालने के बाद एक पैनल फिर से पॉपअप हुआ। घोस्ट फायर लेवल 9 सेफ जोन 15000 मीटर के डायमीटर तक बढ़ गया, जिससे घोस्ट पर इसका रोकने वाला असर और मजबूत हो गया। कृपया एक अपग्रेड दिशा चुनें। 1 कैंप एरिया में बुर्ज के इस्तेमाल का खर्च कम करें। 2 घोस्ट पर रोकने वाला असर बढ़ाएं। 3 फसल पकने का समय थोड़ा कम करें। लेवल 10 में अपग्रेड करने के लिए 10,000 घोस्ट स्टोन और सी एम्ब्रियो की जरूरत होती है। वह माउंटेन एम्ब्रियो जैसे दुर्लभ और कीमती खजानों में से कोई एक चुन सकता था। उसने पहली अपग्रेड दिशा चुनी। कैंप का एरिया पहले ही 15000 मीटर के डायमीटर तक पहुंच गया था, जो जियांगबेई सिटी से भी बड़ा था। असली अंडे का छिलका एक बहुत बड़ा अंडे का छिलका बन गया था। अपग्रेड दिशा को देखते हुए उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए। मुझे वेयर हाउस से एक सी एम्ब्रियो 2। मैंने पहले ही बहुत सारे दुर्लभ और कीमती खजाने इस्तेमाल कर लिए हैं। एक और सी एम्ब्रियो से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह यह भी देखना चाहता था कि घोस्ट फायर का मैक्स लेवल इफेक्ट क्या है। जल्द ही जब सी एम्ब्रियो और 10,000 घोस्ट स्टोन डाले गए तो ब्रीडिंग मैन घोस्ट फायर लेवल 10 पर अपग्रेड हो गया और उसके सामने एक पैनल पॉपअप हुआ। घोस्ट फायर लेवल 10 पर पहुंच गया है। ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया है और इसे और अपग्रेड नहीं किया जा सकता। मैक्स लेवल इफेक्ट रेन ओवर द वर्ल्ड पाव। तुम्हारा घोस्ट फायर अंधेरे से एनर्जी लेगा। इसे रोज बनाए रखने के लिए किसी घोस्ट स्टोन की जरूरत नहीं है। जब तुम किसी कॉन्टिनेंट के सभी एरिया में घोस्ट फायर जलाओगे तो तुम्हें स्पेशल रिवॉर्ड रेन ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। चेन फैन ने भौहें चढ़ाई और मुस्कुराया। घोस्ट फायर के लेवल 10 पर पहुंचने के बाद इसे बनाए रखने के लिए हर दिन 1000 घोस्ट स्टोन की जरूरत थी। हालांकि वह इसे अफोर्ड कर सकता था, लेकिन फरी ही सबसे अच्छा था। फरी चीज किसे पसंद नहीं आएगी। उसी समय कैंप का एरिया भी 20,000 मीटर के डायमीटर तक पहुंच गया। आखिरी वाक्य की बात करें तो उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। पूरे कॉन्टिनेंट में विल ओद विस्प्स फैलाने के लिए हर एरिया को रोशन करना, उसे जितनी जबरदस्त पावर की जरूरत होगी उसे छोड़ दें तो इस लेवल की पावर पाने के लिए सी एम्ब्रियो की जरूरत होगी। डेड सी को इतने सी एम्ब्रियो पाने और इतने सारे विल ओद विस्प्स बनाने के लिए एक बार में कम से कम 1000 या 800 बनाने होंगे। इतनी बड़ी कीमत कौन सा इनाम दे सकता है। उसने बस उस वाक्य को इग्नोर कर दिया। वैसे भी अब कोई उम्मीद नहीं है। जब उसके पास काबिलियत होगी तो वह बाद में इनाम लेने के बारे में सोचेगा। विल ओद विस्प्स पूरे हो गए और लेवल 10 तक अपग्रेड हो गए। 14 या 18 किलोमीटर लंबी दीवार तेजी से बंजर जमीन पर घूमने लगी, जिसने पूरे बिना नाम वाले पहाड़ और यहाँ तक कि उस मौत वाले शहर को भी अपनी चपेट में ले लिया। जांग सिटी का पूरा पोर्ट एक बड़ी शहर की दीवार में घिरा हुआ था। दीवार का हर हिस्सा 20 मीटर ऊंचा था। फैन सिटी के अलग अलग व्यापारी ग्रुप शहर के गेट पर खड़े होकर सुनसान नजारे को देख रहे थे। वहीं जमे हुए थे। खबर सुनकर ज्यादा से ज्यादा लोग फैन सिटी से बाहर आ गए। चेन फैन ने उनसे यह बात नहीं छिपाई थी। असल में यह कोई पानी के नीचे की सुरंग नहीं थी और इसे सबसे छिपाना मुश्किल होता। इतना बड़ा प्रोजेक्ट फैन सिटी के गेट पर खड़े होकर वांग वैली के युवा मालिक की फेंक दूर उस बड़ी शहर की दीवार को खाली नजरों से देख रहे थे, जो जियांगबेई वेस्टलैंड के एक बड़े हिस्से को घेरे हुए थी। वह दीवार कम से कम 4थे या 5वें लेवल की रही होगी। उसने इतनी ऊंची दीवार कभी नहीं देखी थी। उसने कसम खाई कि उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई हिलने वाली दीवार नहीं देखी। क्या शहर की दीवार सच में हिल सकती है? क्या यह सही था? फैन यू की बॉर्डर पार से 50,000 लोगों को भर्ती करने की खबर याद करके की फेंक के चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचता उतना ही कुछ गड़बड़ लगता। ये कोई बारिश रोकने वाली चीज नहीं थी। इससे सबको लग रहा था
था कि जंग छिड़ने वाली है। नहीं, उसे जल्दी से वापस जाकर अपने पिता को बताना था। उसके पिता इन दिनों खूब पैसे कमा रहे थे। फैन यू को साफ तौर पर कुछ अंदर की जानकारी पता थी जो उन्हें नहीं थी। उस समय चेन फैन शहर की दीवार पर बैठा गुस्से से मुस्कुरा रहा था, अपने मास्टरपीस की तारीफ कर रहा था। खाली गोदाम और भूतिया बाजार के अलावा डिवाइन कैनन, ड्रैगन फील्ड, अर्थ स्पाइक्स, स्पिरिट ट्रांसपोर्ट पेवेलियन, लाइफ वर्कशॉप, सोल डिवोरिंग स्कल्पचर, हैंगिंग बास्केट, ब्रिज, फायर प्लेस, और कौन सी बिल्डिंग इतनी जिंदगी से भरी हो सकती है। तभी उसने सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। जो मो उत्साह से शहर की दीवार की तरफ दौड़ा। चेन फैन को उम्मीद से देख रहा था। मास्टर, मैं कल मार्शल किंग तक पहुंच गया और मैंने स्टोन सिटी बॉडी रिफाइनमेंट भी हासिल कर लिया। क्या मैं सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखूं? चेन फैन चुप रहा, उसके होंठ फड़क रहे थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद उसने बिना मन के जवाब दिया, हाँ, मैं आज रात आपके लिए एक छोटी सी सेलिब्रेशन बैंक्वेट रखूंगा। चलो मिलकर खाना खाते हैं। खाना? मार्शल किंग, स्टोन सिटी एसेंस का मार्शल किंग, कितना रेयर शब्द है। पहले यह निश्चित रूप से एक सेलिब्रेशन बैंक्वेट के लायक होता, लेकिन अब ब्रीडिंग के तेजी से विकास के साथ, जबकि मार्शल किंग रेयर हैं, वे ब्रीडिंग के लिए आने वाली बड़ी लड़ाई में लगभग बेअसर हैं। हालांकि वह झोमो का उत्साह कम नहीं करना चाहता था। यह आदमी ऐसा हुआ कि बहुत समय से यहाँ खाना नहीं खाया है। पिछले कुछ दिन सच में इंसानियत से परे रहे हैं, मुश्किलों भरी जिंदगी जी रहा है। खैर, हालांकि जोमो थोड़ा निराश था कि यह वांग माजी की तरह बड़े लेवल का सेलिब्रेशन नहीं था, फिर भी वह खुशी से मुस्कुराया। इस बीच मेडिसिन किंग वैली में वैली मास्टर टी रूम में भौहें चढ़ाए बैठा था। वह हाल के दिनों में ब्रीडिंग के बारे में मिले सुरागों और खबरों को पलटता रहा। वह सच में समझ नहीं पा रहा था कि ब्रीडिंग को इन 50,000 लोगों की क्या जरूरत थी। हर महीने ब्रीडिंग के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को 20 घोस्ट स्टोन्स मिलते थे। इन 50,000 लोगों को हर महीने 1 मिलियन घोस्ट स्टोन्स मिलते थे। पागल! इतने महीने पहले तुम्हारे पास ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता था जिससे तुम ब्रेक इवन कर सको? पिताजी, मेडिसिन किंग वैली के युवा मास्टर की फेंक थोड़ा हिचकिचाए। क्या यह मुमकिन है कि ब्रीडिंग ने उस गुमनाम पहाड़ के पास एक घोस्ट माइन खोजी हो, उसे दीवारों से घेर दिया हो और उसे माइन करने के लिए लोगों को भर्ती किया हो? मेडिसिन किंग वैली के वैली मास्टर थोड़े हैरान हुए, फिर उन्होंने राहत की सांस ली। ये बिल्कुल मुमकिन है। ब्रीडिंग बहुत लकी है। एक घोस्ट माइन जिसे 50,000 लोग माइन कर सकते हैं, वह काफी बड़ी होगी। हो सकता है कि उससे लाखों घोस्ट स्टोन भी निकल जाएं। ऐसे में अगर वे 50,000 लोग बारिश का मौसम खत्म होने तक 1 महीना इंतजार करें और फिर ब्रीडिंग को निकाल दें तो सब ठीक हो जाएगा। ये पक्का बराबरी कर सकता है। तुमने मुझे डरा दिया। मुझे लगा था कि जियांग बेई अचानक हमेशा रात की फ्रंट लाइन बन गया है। जब तक कोई जंग नहीं है सब ठीक है। सिर्फ एक रात में ब्रीडिंग के बारे में जानकारी कई तरह से फैल गई। कुछ लोग गुआनजोंग प्लेन पर हमला करने के लिए दक्षिण जा रहे थे, कुछ घोस्ट माइन कर रहे थे और कुछ इंसानी बलि के जाल इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे खून की बलि का जाल। इसकी सच में जरूरत नहीं थी। आखिर जियांग बेई के चेन परिवार के पास इसके लिए एक मिसाल थी। जियांग बेई के चेन परिवार के पुराने परिवार ने एक बार जियांग बेई शहर में एक बड़ी फौज खड़ी की थी। अगर चेन फैन ने इसे ठीक से नहीं संभाला होता तो जियांग बेई शहर के सभी लोग फंस जाते। इस पर बहुत चर्चा हुई। जल्द ही रात हो गई और बहुत से लोग सो चुके थे, लेकिन ब्रीडिंग ग्राउंड में बहुत चहल पहल थी। पोर्ट पर हाई स्पीड ट्रेनें आती जाती रहती थी। ब्रीडिंग ग्राउंड के बाहर से लोगों का पहला जत्था पहले ही हाई स्पीड ट्रेनों में सवार होकर अंडर सी टनल में घुस गया था। नई दुनिया की ओर बढ़ रहा था। समय उड़ता चला गया। 10 दिन से ज्यादा बीत गए और बारिश का मौसम आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। जेल मास्टर शहर की दीवार पर, चेन फैन ब्रीडिंग ग्राउंड की 20 मीटर ऊंची शहर की दीवार पर खड़ा था और नीचे उस बेस लेयर को देख रहा था जिसे उसने इन दिनों बिछाया था। उसने अपने कान में वांग कुई की रिपोर्ट सुनी। लॉजिस्टिक्स मंडप, श्वेत अस्थि मंडप और स्वर्गीय अन्न भंडार मंडप ने मिलकर 5,000 लोगों को नई दुनिया में पहुंचाया है और खनन कार्य आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। संबंधित रसद आपूर्ति भी तैयार है। चेन फैन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी निगाह फैन सिटी पर, फिर जियांग सिटी, बंदरगाह की ओर और अंत में अनाम पर्वत पर टिक गई। पहाड़ की चोटी पर विशाल स्तंभ को देखते हुए वह एक लंबे विराम के बाद मुस्कुराया। यह वह नींव थी जो उसने पिछले वर्ष में रखी थी। 1 साल पहले जियांग बेई बंजर भूमि में उसके पुराने जंगल को मांस भूत ज्वार ने नष्ट कर दिया था, जिससे उसे अनाम पर्वत पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। 1 साल बाद उसने जियांग बेई बंजर भूमि में एक क्षेत्र बना लिया था। यह स्थान जो कभी जियांग बेई में सबसे बंजर था, अब 4 क्षेत्रों में सबसे समृद्ध बन गया था। लोग आते जाते रहे और 14.8 किलोमीटर लंबी शहर की दीवार में हलचल मची हुई थी। बाहर देखने पर कोई पूरी चीज नहीं देख सकता था, क्योंकि इसने पूरे फैन डोमेन को घेर रखा था। प्रॉस्पेरस डोमेन सबसे मजबूत सुरक्षा देता है। एक लंबे ब्रेक के बाद उसने अचानक धीरे से कहा, वांग कुई, तुम्हें पता है कि उसके जाने से पहले का मिशन जियांग बेई की रक्षा करना था। पानी के नीचे घोस्ट टाइड के आने में सिर्फ 3 साल बचे हैं। आमतौर पर जियांग बेई डिफेंस लाइन एक बहुत जरूरी डिफेंस लाइन होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसी को वहां होना चाहिए, लेकिन 1 साल बीत गया है और कोई नहीं आया है। एक तरफ मैं नहीं चाहता कि कोई आए, मुझे चिंता है कि वे मेरे प्रॉस्पेरस डोमेन पर लालच करेंगे। दूसरी तरफ मैं चाहता हूं कि कोई आए, नहीं तो इसका मतलब है कि इटर्नल नाइट फ्रंट टूटने की कगार पर है और अब पीछे की परवाह नहीं कर सकता। उस मामले में इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि हमारे प्रॉस्पेरस डोमेन को अकेले ही इटर्नल नाइट कॉन्टिनेंट की रक्षा करनी होगी। वांग कोई बोलने से पहले रुका। अगर हम डेवलपमेंट की इसी रफ्तार को बनाए रखते हैं तो शायद 3 साल में हम अकेले ही इटर्नल नाइट
कॉन्टिनेंट को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। चेन फैन कुछ बोल नहीं पाया, वह हंसा। इस साल प्रॉस्पेरस डोमेन के पास कई मौके थे जिनमें सबसे बड़ा नई दुनिया की खोज थी। इसके अलावा उसने जियांग बेई के 4 इलाकों में जमा बहुत सारे घोस्ट स्टोन्स भी जमा कर लिए थे। हर साल इतने सारे मौके कैसे मिल सकते हैं? उसे सच में उम्मीद थी कि इटर्नल नाइट फ्रंट थोड़ा और टिक पाएगा। अगर टिक नहीं भी पाया तो भी वह उसे डेवलप होने के लिए और समय देना चाहता था। प्रॉस्पेरस डोमेन अभी तक सच में बड़ा नहीं हुआ था और उसे अभी भी समय चाहिए था। उसने आगे कुछ नहीं कहा बल्कि अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की दीवारों पर दिव्य तोपें लगाना जारी रखा। पिछले कुछ दिनों में उसने सिर्फ दीवारें बनाई थीं और बुर्ज बनाने के लिए उसके पास काफी घोस्ट स्टोन्स नहीं थे। पिछले 10 दिनों में न्यू वर्ल्ड से घोस्ट स्टोन्स लगातार आ रहे थे और प्रॉस्पेरस डोमेन का घोस्ट स्टोन रिजर्व एक बार फिर 47.79 मिलियन तक पहुंच गया था, जो फायर पावर इस्तेमाल करने के लिए काफी था। इन 10 दिनों में न्यू वर्ल्ड से उसे जो फायदा हुआ वह उसकी पूरे साल की कमाई के बराबर था। दोस्तों, आप सभी हमारे सेकंड चैनल पर चल रही फेक गुरु और द मंकी किंग वाली सीरीज उसे भी एंजॉय कीजिए और नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट किए अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। और दोस्तों, वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।